हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आप सभी का स्वागत है इस द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में। और आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। और जैसे जैसे आप लाइक और शेयर करते जा रहे हैं, मुझे बताते भी जाइए, जिससे कि मैं आप सभी को थैंक यू भी बोल सकूँ। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं, एक बार सभी लोग बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है मूट करना। जब आप किसी चीज को मूट करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको सामने डिस्कशन के लिए रख रहे हो। तो कोई चीज के ऊपर मूट कर रहे हो आप, इसका मतलब डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर। आपने उसको ब्रोच किया, प्रॉफर किया, इसका मतलब क्या है, सामने वाले के सामने रखा वो उस चीज को डिस्कशन के लिए। एंटोनिम्स हो गए विद हेड, आपने रोक लिया अपने पास, सप्रेस कर लिया, मन में ही दबा लिया। शी डिसाइडेड टू, उसने सोचा कि उसके मन में जो आइडिया है कि वो वीकेंड पे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे, उस आइडिया को सबके सामने रखेगी। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये वर्ड आपका वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैकरबेट। एग्जैकरबेट क्या करते हैं, मतलब खराब चीज को और खराब बना देना। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सीरियल्स में विलन्स का रोल होता है, कोमोलिका का क्या रोल था कि कोई मैटर खराब है, उस मैटर को और खराब कर देते हैं, आग में घी डाल देते हैं। तो एग्जाकर्बेट करने का मतलब क्या होता है, आपने किसी खराब चीज को और खराब कर दिया, एग्रवेट कर दिया, कंपाउंड कर दिया, दर्द को और बढ़ा दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, दर्दों को कम कर दिया, खराब चीज को अच्छा कर दिया, एलिविएट कर दिया, मिटिगेट कर दिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं ये वर्ड्स इतने मतलब इतने कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है ना, आप देख रहे होगे ये वर्ड्स बार बार सामने आ जाते हैं। एलिविएट कर दिया, मिटिगेट कर दिया, पैसिफाई कर दिया, एसुवेज कर दिया, मॉलिफाई कर दिया, अपीज कर दिया। ये सारे वर्ड्स क्या है, सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं। मतलब हमने क्या किया, चीजों को और खराब कर दिया, राइट। सूद कर दिया, मॉलिफाई कर दिया, राइट। एक्शन की बात कर रहे हैं सब में। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ज्यादा ना मिर्च मसाले वाला खाना मत खाया करो। अगर तुम्हें अपना पेट का दर्द बढ़ाना नहीं है, तो मिर्च मसाले वाला खाना खाना बंद कर दो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। कोई चीज बहुत अच्छे से प्रोनाउंस्ड है, इसका मतलब वो चीज क्या है, आपको बिल्कुल क्लियरली नोटिस, आप उसको बिल्कुल क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो, क्लियरली बोल पा रहे हो, बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हो, दैट मीन्स आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो बहुत अच्छे से। स्ट्राइकिंग, प्रोमिनेंट मीन्स एकदम क्लियर है। एक और वर्ड होता है जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, और वो वर्ड क्या है, कॉन्स्पिक्युअस है। कॉन्स्पिक्युअस का मीनिंग भी क्या होता है, एकदम क्लियर है, एकदम नोटिसेबल है। एंटोनिम्स क्या हो गया, कंसील। कंसील मैंने आपको बहुत बार बताया, कंसीलर्स आते हैं जैसे त्वचा के दाग धब्बे छुप जाते हैं, मेकअप का एक आइटम है कंसीलर। तो कंसील मीन्स छुपाना। एक सॉन्ग है ना, छुपाना भी नहीं आता, इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू डोंट नो हाउ टू कंसील, तुम्हें आता ही नहीं है कंसील करना। फेंट, फेंट मीन्स बहुत हल्का हल्का सा है, क्लियरली नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो जो कॉन्ट्रास्ट था दोनों कलर्स के बीच में, दोनों कलर्स जो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनके बीच का जो कॉन्ट्रास्ट था वो एकदम प्रोनाउंस था, मतलब एकदम नोटिसेबल था। फिर से एक्शन, वैसे ये जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड दोनों तरीके से यूज हो सकता है। ये वैसे वर्ब तो है ही है, बट ये जो शब्द है इसको आप, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ससेप्टेबल। इस वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार ये वर्ड जो है एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। एंड वर्ड इज व्हाट, वर्ड इज ससेप्टेबल। ससेप्टेबल उन लोगों के लिए बोलते हैं जो जिस लोग कमजोर होते हैं, जो क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। एक और सिनोनिम एग्जाम में आता है, प्रोन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, फीबल होते हैं। इसका मतलब सबका मीनिंग क्या है, कमजोर है। वल्नरेबल, वल्नरेबल पॉपुलेशंस मींस कमजोर लोग। एंटोनिम्स, इम्यून है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ कोई भी, रेजिस्टेंट है, स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसका जो वीकेंड इम्यून सिस्टम है, उसका जो कमजोर इम्यून सिस्टम है, इसकी वजह से वो मोर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है इन्फेक्शंस के आगे। इन्फेक्शन उसको आगे ज्यादा अटैक कर सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में IBLE लग रहा है, तो ये शब्द आपका क्या हो गया, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्कोर करना। आप किसी चीज को अंडरस्कोर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। आपने अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो। टू एम्फेसाइज और शो समथिंग दैट, टू एम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक्सेंचुएट करना, स्ट्रेस करना, फोकस करना, हाईलाइट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, आप उसको डाउन प्ले कर रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो। तो उसने मुझे क्या बोला कि मैं जो है इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस को क्या करूं, अंडरस्कोर करूं, हाईलाइट करूं। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं, पाइवोटल। पाइवोटल मीन्स कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पाइवोटल है। मीन्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, कॉन्सिक्वेंशियल है, क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है। मीन्स इसी के ऊपर बाकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, माइनर है, कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिवियल है, नाम मामूली है, पेटी है, मामूली है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसकी जो रिसर्च थी वो इंपॉर्टेंट थी किस चीज में, कि हम समझ पाए कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को समझने में उसकी जो रिसर्च थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट में AL लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रोबेबल। यार इस बात के होने के चांसेस नहीं है, इट इज क्वाइट इम्प्रोबेबल। मतलब अभी इस बात के चांसेस नहीं है कि अचानक से यहाँ पे बर्फ पड़ने लग जाए दिल्ली में। तो बर्फ पड़ना क्या है, इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल का मीनिंग क्या हो गया, नॉट लाइकली टू हैपन और बी ट्रू, ये चीज तो नहीं होने वाली है। इम्प्लॉजिबल, इनक्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय ही नहीं है, नहीं हो सकती, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। एंटोनिम्स क्या हो गया, मैं सर्टेन हूं, मैं डाउटफुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल डेफिनेट हूं, अश्योर्ड हूं, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है इस बात का। विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जीतना एक इम्प्रोबेबल इवेंट है, मतलब ना होने वाला इवेंट है ज्यादातर लोगों के लिए। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डायर। डायर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उसको बोलते हैं डायर। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, इसके सिनोनिम्स के ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो। ग्रेव है, ग्रिम है, डायर है मीन्स अर्जेंट है, भाई सीरियस है। ये जो ग्रेव है ना, ये बड़ा ही प्यारा शब्द है, नहीं प्यारा तो नहीं कहूंगी क्योंकि नेगेटिव शब्द है। ये ग्रेव दो तरीके से यूज होता है। एक ये नाउन होता है, तब इसका मीनिंग होता है कब्र, उनकी कब्र खोद दी गई है, मीन्स देयर ग्रेव्स हैव बीन डिग्ड। जब ये ग्रेव एडजेक्टिव होता है, तब इसका मीनिंग होता है कि भाई मैटर कुछ सीरियस है, कुछ तो गड़बड़ है। तो दोनों ही तरीके से यूज किया जाता है। एंटोनिम्स हो गए, प्लीजिंग, कोई चीज जो आपको खुशी दे, डिलाइटफुल, खुशी दे। तो फेलिंग टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन वो लोग मीट नहीं कर पाए, इसका जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्युअस। लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको कॉन्स्पिक्युअस किसी के सिनोनिम में भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? किसके सिनोनिम में था, प्रोनाउंस्ड के सिनोनिम में था। मतलब वो चीज जो एकदम नोटिसिएबल है, वो चीज जो एकदम क्लियर है। अभी जो मैं ये जो ऑरेंज टॉप पहने हुई हूँ, आपको एकदम नोटिसिएबल लग रहा होगा। आज तो मैम एकदम ऐसा चटक रंग पहन के आई हैं। व्हाट इज इट, इट इज कॉन्स्पिक्युअस। कॉन्स्पिक्युअस का मीनिंग क्या होता है, वेरी नोटिसिएबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन, ऑफन इन अ वे दैट इज नॉट वांटेड। ऑब्वियस है, एविडेंट है, मतलब क्या है, एकदम नोटिसिएबल, क्लियर है। एंटोनिम्स क्या हो गए, ऑब्सक्योर और वेग पे डबल स्टार मार्क कर लो। इनफैक्ट इस कॉन्स्पिक्युअस पे भी डबल स्टार मार्क कर लो। ऑब्सक्योर है, वेग है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कैसी है, नॉट क्लियर।
साफ नहीं है। तो जो इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था, इतना बड़ा वो जो बिलबोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा ना सड़कों पे गलियों में जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, सौंदर्य साबुन निरमा ऐसे करके, उसको बोलते हैं बिलबोर्ड, जिन पे एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं। तो वो इतना ज्यादा क्लियर था कि उसको इतने मीलों दूर से भी देखा जा सकता था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, एडजेक्टिव में एल वाई लग रहा है, तो एडजेक्टिव में जब भी एल वाई लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो ये इनएडवर्टेंटली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। इन अ वे, एक ऐसे तरीके से जो कि इंटेंशनल नहीं है, जो जानबूझ के नहीं किया, भाई हो गया, जानबूझ के नहीं की ये चीज, अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली। एंटोनिम्स क्या हो गया? डेलिबरेटली, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के उस काम को किया है आपने, पर्पसली किया है, जानबूझ के किया है, जानबूझ के मैंने वहां पे तेल फैलाया था जिससे कि वो आए और वो फिसल जाए, तो जानबूझ के किया था, डेलिबरेटली किया था, पर्पसफुली किया था। हो सकता है कोई कोमोलिका का डायलॉग हो किसी पुराने सीरियल में। द शेफ जो था उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उससे जो है उस सूप में बहुत ज्यादा नमक गिर गया। तो इनएडवर्टेंटली मींस जो चीज आपसे गलती से हो जाए, जानबूझ के ना हो। समझ आ रही है वो क्या आप सभी को? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, कॉन्फ्लुएंस। आपने देखा संगम में क्या होता है? तीन नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। इलाहाबाद में संगम है जिसमें गंगा, यमुना और कौन सी, गंगोत्री, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनका क्या है? कॉन्फ्लुएंस है। तो कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है मेल, जहां पे चीजें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। कन्वर्जेंस, यूनियन, चीजें क्या हुई? मिली। एंटोनिम्स क्या हो गए? डाइवर्जेंस, क्या हुआ? दूर दूर हो गई, स्प्लिट कर गई, दूर दूर हो गई। हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, राइट राइट राइट, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यस, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन मिली है, इससे क्या हो रहा है? ये जो है बदलाव ला रही है उस तरीके में जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। लास्ट में ई एन सी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिंग। प्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रेसिंग का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत अर्जेंट है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट मीन्स प्रेसिंग नीड है, मतलब अर्जेंट नीड है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आप सभी के लिए प्रेसिंग नीड है कि आप अपनी इंग्लिश को सुधारो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सुधारना। बर्निंग, एक्सीजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही इंग्लिश है जो एग्जामिनेशन पास करवा देगी, और यही इंग्लिश है जो पास होता होता एग्जामिनेशन रुकवा देगी। एंटोनिम्स क्या हो गए? ट्रिफलिंग, मामूली सा, फ्रिवलस, नॉट सीरियस। फ्रिवलस का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो सीरियस ना हो। द प्रेसिंग डिमांड, जो अर्जेंट डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये क्या है? इज अ मेजर सोसाइटल चैलेंज। ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है फ्रॉट विथ। फ्रॉट विथ का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत नेगेटिव, सबसे पहले तो नेगेटिव है, इसको लिख लो, इट्स अ वेरी नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ बुरी चीजें हैं जो भरी हुई हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो हो रही है। अगला वर्ड है ग्रैपल विद। ग्रैपल विद मीन्स आप किसी चीज के साथ डील कर रहे हो, आप किसी डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके साथ डील कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? यू आर ग्रैपलिंग विद इट। समझ आई वोकैबुलरी चैंपियंस को? यस, अगर समझ में आ गई है तो आज के आर्टिकल पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 2100 बच्चे देख रहे हैं बट 2100 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? 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 अभी तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर कर देंगे। तो आज का पहला आर्टिकल है डिले एज टैक्टिक। डिले का मतलब क्या होता है? देरी। टैक्टिक का मतलब क्या होता है? कोई आपकी चाल है या कोई आपका कदम है। तो डिले एज टैक्टिक, सरकार क्या कर रही है? डिले का इस्तेमाल कर रही है अपनी एक कदम को उठाने के लिए, या एक टैक्टिक है उसकी, उसका एक तरीके से चाल है उसकी। देरी कर दो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द सेंटर शुड स्टिक टू। ऑथर ने क्या बोला? जो सेंटर है, जो सरकार है, उसको स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब क्या है? फॉलो करना चाहिए टाइमलाइंस को। तो जो टाइमलाइंस दी गई थी उनको फॉलो करना चाहिए
टू अवॉइड, जिससे क्या हो, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मीन्स डिसअग्रीमेंट, फ्रिक्शन मीन्स जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो क्या हो जाए, अवॉइड हो जाए। किससे प्रॉब्लम्स चल रही है, कोलेजियम से प्रॉब्लम्स चल रही है। चलो देखते हैं कोलेजियम क्या है। कोलेजियम अभी हम लोगों ने ये आर्टिकल पहले भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। वो बॉडी जो जजेस को अपॉइंट करती है, तो जजेस को अपॉइंट करने वाली एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम से फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा टाइम से डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि मेरा रोल होना चाहिए जजेस को अपॉइंट करने में, जजेस कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली अपॉइंट होने चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबे टाइम से सरकार की और जो हमारे जजेस हैं उनकी लड़ाई चल रही है, तो उसी के ऊपर आज का आर्टिकल है। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेंटर्स अश्योरेंस, सेंटर्स ने जो अश्योरेंस दिया, अश्योरेंस भी एक तरीके से जो कॉन्फिडेंस दिया, जो वादा किया, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को एक वादा किया दैट इट वुड सून, कि सेंटर जो है बहुत ही जल्दी नोटिफाई करेगा, बताएगा द अपॉइंटमेंट, किसके अपॉइंटमेंट को लोगों को बताएगा, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के अपॉइंटमेंट को बताया जाएगा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा मणिपुर हाई कोर्ट का। तो सेंटर ने जो बोला है कि मैं इस चीज को बहुत जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगा, ये क्या है, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसको हम वेलकम करते हैं। इन अनदर साइन, एक और सिग्नल दिया सरकार ने दैट इट वुड बी मोर अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मीन्स मानेगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, ज्यादा मानेगी कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस का। कॉलेजियम क्या है, वो ग्रुप है जो जजेस को अपॉइंट करता है, तो उनके जो रिकमेंडेशंस आएंगे, उस पूरी पूरी ग्रुप के जो रिकमेंडेशंस आएंगे, सरकार ने बोला है कि मैं उन बातों को मानूंगी। इट हैज फॉरवर्डेड, जो कॉलेजियम है उसने कम से कम एज मैनी एज 70 नाम फॉरवर्ड किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने अप्रूव किए हैं अलग अलग स्टेट्स में, और कॉलेजियम ने भेजा है कि इन सभी को अपॉइंट किया जाए जजेस की तरह हाई कोर्ट के। तो कॉलेजियम ने 70 नामों को आगे भेज दिया है। द डिले इन नोटिफाइंग, ये जो देरी करी है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस मृदुल, मृदुल जी के अपॉइंटमेंट को नोटिफाई करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देरी करी है, वॉज एपरेंटली, एपरेंटली मीन्स ऊपर ऊपर से, ये ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा है ये इसलिए किया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है समय ले रही थी अपने व्यूज देने का इस प्रपोजल पे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने व्यूज देने का समय लिया, इस वजह से ये देरी हुई है। हिज नेम वॉज रिकमेंडेड, उनका जो नाम है कॉलेजियम ने जुलाई 5 को रिकमेंड किया था, जुलाई 5 को बोला था। और ये जो डिले हुआ है, इतना लंबा टाइम हो गया है, ये डिले बहुत ही ज्यादा अजीब है। द कॉलेजियम हैज ऑल्सो मोटेड, जो पूरा का पूरा वो ग्रुप है, उन्होंने किस चीज को भी सामने रखा है, किस चीज को आगे रखा है, द ट्रांसफर ऑफ, कि ट्रांसफर किया जाए जस्टिस एमवी मुरलीधरन का, तो इन जस्टिस का ट्रांसफर किया जाए। अभी वो चीफ जस्टिस है मणिपुर में, अब उनको कहाँ भेजा जाए, अब उनको कैलकाटा हाई कोर्ट भेजा जाए। समझ आया सभी को पैसेज। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी को मणिपुर का चीफ जस्टिस बनाया जाए, वहां के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया जाए, और 70 नाम और दिए हैं कॉलेजियम ने कि आप इनको भी हाई कोर्ट्स के जजेस बनाओ। चलो ग्रामर देखते हैं। सबसे पहले मुझे इस का पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी इसका इस सब्जेक्ट बता दो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। दूसरा आप मुझे ये बता दो ये वेलकम होगा या वेलकम्ड होगा। दूसरी चीज मुझे आप सभी लोग ये बता देंगे। तीसरी चीज आप लोग जो मुझे बताएंगे वो ये बताएंगे, इस वॉज का सब्जेक्ट बताएंगे। और फोर्थ चीज आप मुझे ये बताएंगे कि क्वाइट और क्वाइट में डिफरेंस क्या होता है। 4 सवाल आप सभी के आगे।
चलो देखते हैं कितने लोगों के 4 आउट ऑफ 4 आए। सबसे पहले तो वेलकम डेवलपमेंट है। ये देखो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो इसका सब्जेक्ट कौन था? अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या था? सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया कि ये जो अश्योरेंस है ये क्या है? वेलकम डेवलपमेंट है। दूसरी चीज पे आते हैं, वेलकम वर्ड को समझते हैं। वेलकम एक मूवी भी थी जो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वाली मूवी थी, रिमेम्बर वॉचिंग इट विद माय फादर। बट अब यहाँ पे वेलकम पे आते हैं। वेलकम ये जो शब्द होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी होता है। ये दोनों ही रोल्स प्ले करता है। मतलब ये चीज वेलकम है, इट इज वेलकम भी सही है, इट इज वेलकम्ड भी सही है। इसलिए आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने 2 सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस लिखा इट इज वेलकम, दूसरा सेंटेंस लिखा इट इज वेलकम्ड। आधे बच्चे बोलेंगे ये सही है, आधे बच्चे बोलेंगे ये सही है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, सही दोनों के दोनों है। इट इज वेलकम, इस चीज को हम वेलकम करते हैं, ये वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इट के बारे में बता रहा है। इट इज वेलकम, इसको वेलकम किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अगले सवाल पर आते हैं कि वॉस का सब्जेक्ट कौन था? तो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो इस वॉस का सब्जेक्ट था डिले। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाइट और क्वाइट में फर्क क्या है? ये जो क्वाइट होता है ये एक एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अच्छा खासा। ये जो क्वाइट होता है, जो बचपन में आपकी टीचर आपसे बोलती थी, मुझसे भी बोलती थी, कीप क्वाइट, ये वो वाला क्वाइट होता है जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है शांत हो जाओ बालकों, साइलेंट। कोई परेशानी, दुविधा किसी भी प्रकार की? चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो क्या लिखा हुआ है? अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले की बात है, इट रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, दैट ही बी आइदर, कि उनको या तो मणिपुर में ही रखो, मणिपुर में ही रहने दो, या फिर उनको उनका जो पेरेंट कोर्ट है, जो उनका कह सकते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, जो उनका मेन कोर्ट है वहां भेज दो। और वो कौन सा कोर्ट था? मद्रास का हाई कोर्ट था। इट इज टू बी सीन, अब ये देखना बाकी है, हाउ लॉन्ग द सेंटर, सेंटर को कितना टाइम लगता है उनके ट्रांसफर को नोटिफाई करने में, उनके ट्रांसफर को एक फॉर्मल फॉर्म में देने में। इट वॉज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर था जो कि पास किया था जस्टिस मुरलीधरन ने। तो इन्होंने क्या ऑर्डर पास किया था? इन्होंने मणिपुर गवर्नमेंट को बोला था कि आप जो है कंसिडर करो द इंक्लूजन ऑफ द मेटी कम्युनिटी, कि ये जो मेटी कम्युनिटी है इनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में डाल दो। ऐसा वहां के जस्टिस ने किसको बोला था? वहां की सरकार को बोला था। दैट इज सीन, कुछ लोगों को क्या लगता है, बाय सम ऑफ द ट्रिगर, सम एज वन ऑफ द ट्रिगर्स, की यही था, यही डिसीजन था जिसने भड़काया था, ट्रिगर किया था मीन्स भड़काया था, फॉर द एथनिक वायलेंस, कि जिसकी वजह से उस जगह पे एथनिक वायलेंस हो गया, कम्युनिटीज आपस में लड़ गई, भिड़ गई। दैट रॉक्ड द स्टेट, जिसने स्टेट को बहुत परेशान किया, फ्रॉम अर्ली में। तो जस्टिस की को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन दिया गया, मणिपुर के जस्टिस को ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट दिया जहां पे उन्होंने बोला कि मेइटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बना दो, जिसकी वजह से बाकी कम्युनिटीज को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत वायलेंस हुआ और मणिपुर स्टेट बहुत परेशान रहा। हाउएवर, ये जो ऑर्डर था इसको स्टे नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई, एज देयर वाज अ रिक्वेस्ट। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि सेंटर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर स्टे ऑर्डर आप लगाते हो तो इससे क्या होगा,
जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, एग्जैगरेट मीन्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता तो मेडी कम्युनिटी को लगता कि बाकी कम्युनिटीज की वजह से उसका स्केड्यूल ट्राइब वाला जो स्टेटस है वो लिया जा रहा है, तो लड़ाइयां और बढ़ जाती, दुश्मनियां और बढ़ जाती। इसलिए सेंटर ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सुप्रीम कोर्ट मत लगाओ ये स्टे ऑर्डर। द कोर्ट हैज बीन वोकल, कोर्ट जो है बहुत क्लियरली बोलता है अबाउट द सेंटर्स सिलेक्टिव ट्रीटमेंट, की सेंटर जो है सिलेक्टिव ट्रीटमेंट करता है उसके रिकमेंडेशंस का, कोई बात मान लेता है कोई बात नहीं मानता। तो सेंटर क्या करता है, जो अपने फायदे की बात होती है उसको मान लेता है, बाकियों को नहीं मानता। देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं सरकार के कि सरकार ने नेम्स वापस दे दिए हैं दैट हैड बीन रीआइट्रेटेड मोर देन वंस। तो कोलेजियम में कौन होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, 4 अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो इस कोलेजियम ने जो नाम सेंटर को भेजे कि इनको जजेस बना दो, सेंटर ने क्या किया, वापस भेज दिए। कोलेजियम ने फिर बोला हम आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको जजेस बना दो, बट सेंटर ने वापस भेज दिए। तो ये चीजों के इंस्टांसेस एग्जांपल्स बहुत सारे हैं कि सरकार वापस भेज देती है उन नामों को भी जो कोलेजियम बार बार कहता है, बार बार रिकमेंड करता है जजेस बनाने के लिए। समझ आ रहा है पैसेज सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, इन रिसेंट टाइम्स, अभी क्या हुआ है, सेंटर ने ऐसा दिखाया है कि सेंटर अपनी मनमानी चला सकता है बाय मियरली, मियरली मीन्स केवल, केवल उसको क्या करना है, कुछ कोलेजियम के डिसीजंस को इग्नोर करना है। तो सेंटर अपनी मन की बात मनवा लेता है कोलेजियम ने जो बातें बोली हैं उनको इग्नोर करके। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इट इग्नोर द प्रपोजल, सेंटर ने उस प्रपोजल को इग्नोर कर दिया कि जस्टिस एस मुरलीधर जो है अब रिटायर्ड हैं और जो कि सीजे हैं मद्रास हाई कोर्ट के, नहीं प्रपोजल दिया कि उनको अपॉइंट किया जाए चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट का फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे टाइम के लिए कि जो कोलेजियम है अल्टीमेटली फाइनली रेस्काइंड कर दे। रेस्काइंड का मतलब क्या है, कैंसिल कर दे अपना रिकमेंडेशन जो कोलेजियम ने रिकमेंड किया। तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है, कोलेजियम ने रिकमेंड किया कि भाई इनको ना आप ट्रांसफर कर दो। तो सरकार को क्या लगता है, तो वो रिटायर तो हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम और काम करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम और काम करेंगे, तो इसको डिले करते हैं, इतना डिले कर दो कि वो काम ही ना कर पाए और कोलेजियम अपना रिकमेंडेशन खुद ही वापस ले ले। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इन द केस ऑफ जस्टिस टी राजा, जस्टिस टी राजा के केस में who was acting चीफ जस्टिस, जो कि मद्रास के चीफ जस्टिस थे, फॉर एन अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड, एक बहुत लंबे टाइम के पीरियड के लिए, द रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन दिया कोलेजियम ने कि इनको ट्रांसफर किया जाए, राजस्थान हाई कोर्ट भेजा जाए, ये भी सरकार ने इग्नोर कर दिया। कब तक, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो गया। अब सरकार बोलती है अब तो रिटायरमेंट हो गया, अब क्या ट्रांसफर करना, तो चीजों को इतना डिले कर दो कि वो चीजें हो ही ना पाए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, अभी जो सरकार के बीच में और जो कोलेजियम है उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेके, चीजों को लेके, इज क्वाइट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मींस वो बात एकदम क्लियर है, एंड ऑफन रीचेस, और ज्यादातर कहाँ पहुंच जाती है, एक फ्लैश पॉइंट पे पहुंच जाती है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती। तो बेसिकली लड़ाई ही ये है कि जो सीजीआई जो है हमारे, या जो कॉलेजियम है जो रिकमेंडेशन देता है, सेंटर उसको सिलेक्टिवली मानता है, सारी चीजों को नहीं माना जाता है, और इसी वजह से लड़ाई इतने लंबे टाइम से चले जा रही है। पैसेज समझ आया सभी को? चलो लास्ट पैराग्राफ।
चलो आगे। इट इज टाइम, समय आ गया है कि ये जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इस प्रोसेस को ठीक किया जाए, टू गिव इफेक्ट, जिससे कि क्या चीज को इफेक्ट मिल सके, मतलब कौन सी चीज हो सके। सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रैल 2021 का ऑर्डर है जो कहता है कि भाई टाइमलाइंस फॉलो करो, एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि सरकार को ये नाम इतने ही टाइम में प्रोसेस करने हैं, जो नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किए हैं कि हर चीज की एक टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन नहीं होगी तो वो चीज होगी ही नहीं। तो एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप एक टाइमलाइन बनाओ कि जो भी नाम कॉलेजियम देगा उसको इसी टाइमलाइन के अंदर प्रोसेस करना होगा, और एक्सप्रेस रिजर्वेशन। और अगर सरकार उस चीज को नहीं मानना चाहती है तो सरकार बताए कि क्यों नहीं मानना चाहती वो कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को, रीजन क्या है ना मानने का। वंस द कॉलेजियम, और कोई भी कॉलेजियम अगर किसी रिकमेंडेशन को दोबारा भेजता है, एक बार भेजा सरकार ने रिजेक्ट किया, और अगर दोबारा भेजा है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए 3 से 4 हफ्तों के टाइम में, मतलब एक टाइमलाइन सेट हो जानी चाहिए। वॉट एवर द इनएडिक्वेसीज, कितनी भी कमियां हो, कितने भी फेलियर्स हो कॉलेजियम प्रोसेस के, जो भी हो, इट डज नॉट ऑगर वेल, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं। ऑगर मीन सिग्नल होना, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है कॉलेजियम के इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर जो लीगल पोजीशन है कि एक रीआइटरेटेड डिसीजन, अगर कॉलेजियम ने कोई डिसीजन दोबारा भेजा है, ये सरकार के लिए बाइंडिंग है, सरकार को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर ये बात अंडरमाइन होती है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, तो ये बात एक अच्छा सिग्नल नहीं है। क्या है, कॉलेजियम ने एक नाम भेजा, सरकार ने नहीं माना, कॉलेजियम के पास वापस आया, जब कॉलेजियम उसको दोबारा भेजता है तो सरकार को मानना चाहिए वो 3 से 4 हफ्ते के टाइम में। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये इस कॉलेजियम के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। समझ आया पूरा फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? एवरीवन, टोन कैसी है? ऑथर ने बुराई करी अभी सरकार की, क्रिटिकल है। ऑथर चिंतित भी है कॉलेजियम सिस्टम को लेके कि सिस्टम का क्या होगा। चलो आते हैं आज के अगले आर्टिकल पे आते हैं, और अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल स्किम द पैसेज। अभी हमने रीडिंग की थी, अब हम स्किम करेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, 2600 बच्चे देख रहे हैं बट 2600 लाइक्स नहीं है, तो सभी को रिक्वेस्ट है मेरा कि तुरंत इस सेशन को लाइक कर देंगे। इफ 2600 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, 2600 लाइक्स भी होने ही होने चाहिए। स्टार्ट करें स्किमिंग। लाइक्स, कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाओ, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, मजा आएगा पढ़ने में। कन्फ्रंटिंग का मीनिंग क्या होता है? सामना करना। तो हम सामना करने वाले हैं लॉन्ग टर्म रिस्क। कितने लंबे लॉन्ग टर्म रिस्क मीन्स आगे जो जाके फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकते हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस तरह के आर्टिकल्स बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। चलो फर्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे आप। क्या लिखा हुआ है? रिस्क जो है बदलता हुआ कॉन्सेप्ट होता है, चेंजेस होते हैं तो रिस्क भी चेंज करता है। टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हैं तब भी रिस्क चेंज करता है। डिजिटल एज से पहले जब आप अपनी डिटेल्स किसी को देते थे तो रिस्क फ्री था, कोई रिस्क नहीं होता था। लेकिन अब इतने ज्यादा साइबर अटैक होने लग गए हैं, इतने ज्यादा हैकिंग होने लग गई है, तो अब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है इसका, एक मूवी आई है एक्स मशीना, इसमें एक एआई है जिसका नाम है एवा, जिसको हम बोलते थे पहले, इसको माना गया कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, करिश्मा है। अब वो अपना पोटेंशियल बताती है कि जिस लोगों ने उनको बनाया है, जिन लोगों ने एवा को बनाया है, उन्हीं को वो मैनिपुलेट करती है, और फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है इंसानों को ही। एक ऐसी कहानी ये बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिस्क है वो कैसे, हमारी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बदल सकती है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्ट्रांग होती जाएगी। ये हाईलाइट करता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि भाई आज के टाइम पे जो रिस्क है वो पहले के टाइम पे नहीं हुआ करती थी। पहले कोई आपसे आपका नाम, नंबर, एड्रेस पूछता तो आप खुद ओपनली बताते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, ये सब चीजें रिस्क भरी हो गई। तो रिस्क चेंज होती रहती है।
अब रिस्क क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिस्क है। फिर ऑथर ने एक मूवी का नाम भी लिया कि उस मूवी में बताया भी गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई रोबोट अपने ही क्रिएटर को मैनिपुलेट कर देती है और उसके लिए खतरनाक हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। रीडिंग नहीं करनी बेटा, स्किमिंग करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है, जो अभी तुरंत रिस्क है वो हमें दिख रही है, जैसे कि ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत काम कर दे, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट जो है किसी इंसान का, पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, ऐसा ना हो गलत कर दे। आई ऑपरेशन चल रहा है, व्हेन आई वेंट, अभी मैं कुछ टाइम पहले आई डॉक्टर के गई थी, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ऑपरेशन हो रहे थे, एआई से ही ऑपरेशन हो रहे थे। तो एआई कहीं गलत काम ना कर दे, अभी का रिस्क तो यही है। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं कि एआई का क्या रोल होगा सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी में। तो दोनों तरह के रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमें एक ओवरऑल एक अप्रोच बनानी होगी। हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। जो रिस्क है वो हमें देखनी पड़ेंगी। जो युवल नोआ हरारी है उन्होंने बताया है कि बहुत सारे रिस्क हैं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बायोटेक्नोलॉजी को मिला देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, हम लोगों का एग्जिस्टेंस ही चेंज कर देगी। अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना दिया तो ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे, हमारे इमोशंस को चेंज कर दे, हमारे थॉट्स को चेंज कर दे, मैनिपुलेट कर दे। एक स्टेटमेंट भी आया, 350 एआई के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने बताया है कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्ग टर्म रिस्क भी है, शॉर्ट टर्म रिस्क भी है। शॉर्ट टर्म रिस्क है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर दे। लॉन्ग टर्म रिस्क है कि वो हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो दोनों तरह के रिस्क को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे क्या लिखा हुआ है, आपको ना चिंतित तो होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या रिस्क हैं फ्यूचर के। अगर जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड हो जाए तो क्या रिस्क होगा। तो अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट किया, कुछ भी चेंज हुआ, तो हमें ये सर्विसेज ही नहीं मिलेंगे, सोसाइटी काम ही नहीं कर पाएगी, इंसान जी ही नहीं पाएगा अगर हमने पानी और ये सब चीज़ों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर दिया। ऐसा भी लग नहीं रहा, लेकिन एक रन अवे एआई भी हो सकता है। रन अवे एआई भी का मतलब क्या है कि ऐसे सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया जाए, जैसे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, केमिकल्स क्या है पानी के अंदर, इससे क्या होगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा इंसानों के ऊपर। क्योंकि ये चीजें हालांकि अभी बहुत दूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पानी को बदल दे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंट्रोल कर ले, अभी दूर लग रहा है लेकिन बहुत दूर नहीं लग रहा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाउटर्स हैं, जो डाउट करते हैं, उनको ये बात भी डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर एक रिस्क है, हमें ही नहीं जीने देंगे वो रोबोट्स। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक टूल नहीं है, ये क्या है, एक कैटलिस्ट है, ये मोटिवेशनर है। किस चीज को बढ़ाएगा ये बढ़ाएगा बहुत सीरियस रिजल्ट को, बहुत सीरियस दुनिया हो जाएगी, बहुत सीरियस रिजल्ट आएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्सटेंशन हो जाएगा, ह्यूमंस ही खत्म हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हमारा वाटर आ गया, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, हमारी सोसाइटी आ गई, तो क्या होगा हम इंसानों का। ये बहुत बड़ा डर बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो लोग डाउट करते हैं उनके मनों में। उनको लगता है इंसान विलुप्त हो जाएंगे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया तो। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग।
क्या लिखा हुआ है, अगर इंसान के लेवल की एआई बन गई, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दिमाग आ गया, तो भाई ये रिस्क और बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दिमाग आ गया तो वो खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाएंगे। फिर इसका जो है क्या होगा, इनके अंदर करप्शन हो जाएगा, ये करप्ट हो जाएंगे, इनके गोल्स खराब हो जाएंगे। इस सबसे तो भाई बहुत डर लगता है। चैलेंज क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के अंदर हम ह्यूमन वैल्यूज कैसे डालें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर हम लोग रोबोट्स के अंदर इंसानियत डाल दें, काइंडनेस डाल दें, तो शायद चीजें ठीक हो जाए, बट वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ता जा रहा है, मार्केट प्रेशर्स हैं, तो सेफ्टी को तो लोग भूल गए हैं, बस बनाने में लगे हुए हैं रोबोट्स को। इसकी वजह से चिंताएं हो रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। दुनिया के पास कोई अप्रोच नहीं है। अब अप्रोच नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है गवर्नेंस को लेके, कि क्या ये रोबोट्स सेफ हैं, क्या ये रोबोट्स को अच्छी तरीके से एथिकली यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस सब को लेके क्या है, बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। समझ आया आर्टिकल? जिन लोगों को एक्स्ट्रा स्किमिंग करनी है उन लोगों के लिए आगे भी 2 पैराग्राफ से आप स्किमिंग कर सकते हैं। चलो, आज का ऐसे भी वही है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सभी लोग लिख लेंगे खुद से, पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, खुद से लिखना। नहीं लिख पा रहे तो यहाँ पे आपको ऐसे भी दिया हुआ है, एक लेटर भी दिया हुआ है आपको, ये भी आप रीड कर सकते हो। चलो, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। कंडेम करना, किसी की बुराई करना। एबहॉर, नफरत करना किसी से। कंडोन, गलत व्यवहार को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कंटेंड, कॉम्पीट करना। डेजर्टेशन, किसी को त्याग देना। 4, 1, 5, 2 and 3 स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। ये चीज मुझे आप सभी से चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सारी एफर्ट्स कर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, बदले में सिर्फ एक चीज मांग रही हूँ, वो क्या है कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, द रीजन इज, आप लिखते हो ना जब किसी चीज को, आपको वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अगर हिंदू की वोकैबुलरी याद रखनी है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लेंगे, यस ऑफिसर का। और क्लासेस में रेगुलरली आएंगे, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मोर देन 50,000 बच्चे जो हैं परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। इंग्लिश एक बहुत ही गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप परफेक्शन को रेगुलरली अटेंड करें। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप यस ऑफिसर प्रीमियम ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा एक्सक्लूसिव एक्सेस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको परफेक्शन मिलेगा पूरा का पूरा, जितने भी परफेक्शन आएंगे वो सारे मिलेंगे। ग्रामर मिलेगी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, और सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोड लगेगा निमिषा, इससे आपको यस ऑफिसर पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। पता है मेरी ना एक हैबिट हो गई है एडिटोरियल को पढ़ने की। मुझे ऐसा लगता है एडिटोरियल पढ़ के मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव होती है, मुझे भी पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे भी ओपिनियंस बनते हैं चीजों को लेके। मतलब आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया हिंदू को रेगुलरली करने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए, कि मुझे एक ऐसी हैबिट हो गई है हिंदू करने की, एंड आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल। सो मेरा क्वेश्चन भी आप सभी से, कि आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि मैम जिस दिन हिंदू ना हो उस दिन ऐसा लगे कि आज कुछ सीखा ही नहीं, आज पता ही नहीं चला दुनिया में क्या चल रहा है, आज अपना ओपिनियन बनाने का मौका ही नहीं मिला? क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है? प्लीज डू लेट मी नो। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।